अब है इफेक्टिव क्या फैक्टर ऑफ रिएक्शन। ए बाबू अब एक चीज समझो, कह रहा है कि रिएक्शन को इफेक्टिव करने वाला फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को प्रभावित कर सकता है, रिएक्शन की दर को घटा सकता है, रिएक्शन की दर को बढ़ा सकता है। नहीं, अब एक बात बोले, जैसे हम बोले दोनों दोस्ती कर लिया, तो दोस्ती के लिए वो दोनों का दिमाग तो काम ही कर रहा था जितना काम कर रहा है, लेकिन ओकरा में कुछ और भी चाल काम करेगा, ओकरा में रुपया बढ़िया काम कर गया। जैसे एक बच्चा साइकिल से घुमा रहा था, दूसरा कोची में घुमाया, बुलेट से घुमाया। तो बुलेट से क्यों घुमाया? उसके पास पैसा था। तो उस रिएक्शन में, उस एक्शन में, उस घटना में उसको पैसा मदद किया, कितने मदद किया। उसी प्रकार से जो रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में, तो उसको कुछ जो है फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की दर को या तो बढ़ा देंगे या तो दर को क्या करेंगे, घटा देंगे। सबसे पहला है सांद्रण। पहला क्या है? सांद्रण। सांद्रण मतलब होता है जब किसी भी लिक्विड पदार्थ में हम लोग सॉलिड को घोरते हैं तो उससे जो गढ़ापन पतलापन होता है उसको कहते हैं सांद्रण। क्या कहते हैं? सांद्रण। तो सांद्रण भी रिएक्शन को इफेक्टिव करता है। क्या करता है? इफेक्टिव करता है। चलो आगे देखो, दूसरा क्या है? टेम्परेचर। ताप भी इफेक्टिव करता है। एक बात बोले, ये तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हम लोग, लेकिन ठंडा पानी में चीनी को घोलो, सेम पानी सेम चीनी लेकर के गर्म पानी खाली कर दो, पानी के ताप को बढ़ा दो, चीनी घोलो, बताओ ठंडा पानी वाला चीनी और गर्म पानी वाला चीनी, ये दोनों में पहले कौन पिघलेगा? गर्म पानी वाला। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है रिएक्शन को इफेक्टिव कर दिया, अभिक्रिया के दर को बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बेटा जो है से रिएक्शन की दर को बढ़ाता है या तो घटाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जनरली रिएक्शन बढ़ जाएगा, दर बढ़ जाएगी, रिएक्शन तेज हो जाएगा। अब अगर हम लोग उसको टेम्परेचर को कम कर देंगे तो रिएक्शन की दर क्या हो जाएगी? कम जाएगी, अभिक्रिया की दर घट जाएगी। अगला क्या है? सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या लिए हम? क्यूब लिए। तो क्यूब लिए तो क्यूब लिया तो ये बताओ, एक 6 का सतह होगा, एने है ऊपरे वाला है, एगो पीछे वाला है, एगो इधर भी, एगो नीचे भी, एगो इधर भी होगा, है ना। तो जनरली इसका 6 सतह होता है। कैसे होता है? 6 सतह होता है। एगो ये सामने से हो गया, सामने वाला भी हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा इसमें। तो 6 सतह होता है। तो 6 सतह का जो क्षेत्रफल होगा से, समझ रहे हो। अब इसी को अगर हम लोग पीछे से इसे तोड़ दे तो पता है इस क्यूब को तोड़ने से इसका मास मतलब तौल, वजन न तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, वजन वही रहेगा। अगर 5 किलो के एगो मीठा का मान लो कि भेली है, तो उसको तोड़ देने से वजन वही रहेगा, समझ, वजन नहीं बढ़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन एक बात है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये अब समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को कि सर क्षेत्रफल तो बढ़ कैसे जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा से देखो, मोबाइल दिखाओ तो हमको, दोनों देखिए, दोनों मोबाइल ज्वाइंट है, ठीक है। तो ई एरिया चारों ही पटी एरिया है ना, फिर दो को बड़का एरिया इन्हें और इन्हें, डिस्प्ले का पीछे वाला आगे वाला, ये 4 एरिया आपको, ये छोटका वाला, पतरका वाला, कोरी वाला, और 2 एरिया के 6 एरिया दिखाई पड़ रहा है ना। तो मान लो कि ई एरिया फ्रंट वाला, बैक वाला
मान लो कि एरिया 4 था, कितना था, हम यूनिट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो पीछे भी 4 होगा, चलो पीछे भी 4 कर दिए। चलो अब इस साइड लंबाई वाला, मान लो कि लंबाई वाला 2 था, 2 था, तो वाउ लंबा नीचे भी होगा, तो एरिया कितना हो गया, 2 भी हो गया, और बच गया और ई वाला और नीचे, है ना। तो मान लो कि एक था 2 को, चूंकि सेम सेम रहेगा, 2 सब होगा, तो इस कंडीशन में 4 4 8 2 10 2 12 1 13 1, पूरा एरिया कितना हुआ, 14 हुआ। ठीक है, अब इसको हम ऐसे बीच से काट दिए ना, तो पता है ई एरिया, देखो ई एरिया काउंट हो गया था, ई एरिया काउंट हो गया था, ई एरिया सब काउंट हो गया था, लेकिन ई 2 को एरिया बढ़ा के नहीं बढ़ा, देखो तो ये दोनों बढ़ गया ना। अब हमको पास 4 4 एरिया वाला 4 को सरफेस हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला बढ़ गया, छटा हुआ था ना। अब कै को बढ़ गया, 2 को, तो 2 टुकड़ा कर देने से एरिया बढ़ा घटा, बढ़ गया। तो 2 टुकड़ा करने का मतलब एरिया बढ़ गया। दैट मीन्स एरिया कब बढ़ेगा, जब उसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यही चीज ध्यान देना है कि जब कोई बड़ा चट्टान हो, कोई बड़ा चट्टान हो और उस चट्टान को आप तोड़ते हो, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तोड़ने से साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर तोड़ देंगे तो छोटे छोटे हो जाएगा ऐसे से ना, हो जाएगा ना जी। तो साइज छोटा होगा तो अभिक्रिया दर बढ़ जाएगा, जल्दी सींचेगा, जल्दी क्रिया होगा। अब बताओ कैसे। अब एक तोरे से पूछ रहे हैं कि मान लो कि हम चीनी का ढेला ले ले हैं, कटिंग मिश्री देखे हैं आप लोग, बड़का बड़ा कहते तो होता है, वो डालो पानी में, अब महका चीनी डाल दो पानी में, जल्दी कौन पिघलेगा, क्यों, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना। तो किसी चीज को टुकड़ों में कर देने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब हुआ, सरफेस एरिया बढ़ने का 2 कंडीशन, सरफेस एरिया बढ़ना, बढ़ना, दैट मीन्स क्या हुआ, टूटना, क्या हुआ, टूटना। सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, जब टूटेगा। और सरफेस एरिया घटना, सरफेस एरिया घटना, घटना का मतलब क्या होगा, टूटेगा। जब 2 चट्टान को, 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ दोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और तोड़ देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ जाने से सरफेस बढ़ रहा है, टूट रहा है। इस कंडीशन में जब बड़ा टुकड़ा से छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करोगे तो एरिया बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो उस कंडीशन में छोटा टुकड़ा रिएक्शन ज्यादा करेगा, नहीं करेगा। चूल्हा में आग धराना है तो एक हे मोटा लकड़ी जाके आग धरा डाल दो, में लहरेगा, नहीं लहरेगा। आज छोटे छोटे पतला पतला लकड़ी डालोगे धान से लहर जाएगा, क्योंकि उसकी टुकड़ा कर देने से एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, रिएक्शन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्या है, लाइट। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो लाइट की मात्रा बढ़ाने से रिएक्शन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर क्या है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैटलिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, देख लो, याद रखना। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अतः नए पदार्थ पर, अतः नए पदार्थ पर इसका, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बात कहे, कैटलिस्ट का मतलब समझो, कोई रिएक्शन हो रहा है ना, कोई रिएक्शन हो रहा है, तो कोई ऐसा चीज आके उसमें डाल दो, है, कोई ऐसा चीज उसमें डाल दो, उसमें यूज कर दो कि नया पदार्थ जो बनेगा ना, उसमें वो भाग न ले, उसमें जुटेगा नहीं,
लेकिन क्रिया के दर को बढ़ा देगा। जैसे अभी हस्बैंड वाइफ वाला घटना याद आ रहा है, भागा भागी वाला, उसमें कुछ नहीं तो पैसा कैटलिस्ट का काम कर गया। पैसा क्रिया के दर को बढ़ा दिया। अच्छा, पैसा ब्याह कर और किया जो रे नहीं ना, लेकिन भूमिका तो पैसवे के रहा है। पैसा था तब ना साइकिल से बुलेट पर आ गया, अब बुलेट से एरोप्लेन पर भी 4G चली गई। तो देखो वहां कैटलिस्ट काम कौन किया? पैसा किया। अच्छा, हो सकता कोई कूटना भी लगल होगा वहां, कूटना कूटना, समझते हो कूटना कुटनी है, समझा रहा होगा जाके गोकर वाइफ के SO4 को कि जानती हो तो हस्बैंडवा जो है पागल हुए, का बताओ तू फला हस्बैंड तू 10-10 गो साड़ी खरीदा एक साल में है, और तोरा तोर बेचारी के तोर तन को मानबे न करो लगो की ले जाके वो महिला उसको समझाई, उसके हस्बैंड को शिकायत पूरा कर दी। बेचारी के सही बोला कि हाँ हाँ लगा नहीं कि अपन के छोड़ के ओकरे से ब्याह करे ठीक रहते। सोच ली, बताओ उसके शादी में रोल इतने भर उसका है उस औरत का कि जाके मतभेद पैदा कर दिया और उससे अगला से मिलवा दिया, इतने काम किया वो। लेकिन क्या उसके शादी में वो दादी पोती नाती भर के काम की? नहीं ना, उस घर का परिवार का अंग बन गया? नहीं बना। दैट मीन्स जो उत्प्रेरक वही है जो क्रिया के दर को बढ़ा दे, क्रिया के दर को बढ़ा दे, रिएक्शन के दर को बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन नया पदार्थ बनेगा उसमें वो शामिल नहीं होगा। समझा? जैसे कुटनी बुढ़िया जाके मतभेद कर दिया तो घर, पिछले बार किए हम लोग क्या कि रिएक्शन को इफेक्टिव करने वाला फैक्टर अभी करने वाले हैं कि रिएक्शन के कारण होने वाला इफेक्ट्स, रिएक्शन के वजह से होने वाले इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या मिलेगा? चेंज ऑफ अ स्टेट, अवस्था परिवर्तन। ये तो पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि जब रिएक्शन होता है तो अवस्था क्या होता है? बदल जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चेंज ऑफ टेम्परेचर ये भी सिखा दिए हैं कि अभिक्रिया होता है तो आप क्या होता है? बदल जाता है। चेंज ऑफ स्मेल, जब अभिक्रिया होती है तो स्मेल क्या होती है? बदल जाती है, मतलब गंध बदल जाना है ना। उदाहरण भी दिए थे, याद है कि बॉडी जब डेथ हो जाता है ना तो कुछ समय के बाद 10 घंटा 5 घंटा जो भी टाइम लगे उसके बाद बॉडी डिकम्पोज होने लगती है और उसमें गंध दुर्गंध आना शुरू हो जाता है कि नहीं? चलो आगे देखो। चेंज ऑफ कलर, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन भी होता है। बहुत सा केमिकल आप लोग दिखलाए थे क्लास में कि ब्लू कलर का पानी था उसमें केमिकल डाले थे हम लोग तो पानी क्लीन हो गया था, तो रिएक्शन हुआ वहां पर, है ना, दिखला देंगे फिर। चेंज ऑफ साउंड, ध्वनि में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन होता है कब? जब रिएक्शन होती है तब। अब सोचो ना, बम बारूद पटाखा छूटता है तो रिएक्शन हुआ, बारूद जला, वहां पर भी आवाज कितना करता है कि नहीं है? तो रिएक्शन में साउंड बदल जाते हैं। एक उदाहरण और दिए थे कि चूना और पानी जब अलग अलग है तो कोई आवाज नहीं निकालता है दोनों, और जैसे दोनों को मिला दोगे आपस में तो हर तरह गाना, मधुर गाना गाने लगता है एकदम, है ना, लॉलीपॉप वाला गाना गाना शुरू कर देता है। अगला क्या? प्रोडक्शन ऑफ गैस, रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया होती है तो उस कंडीशन में किसी किसी अभिक्रिया में किसी किसी रिएक्शन में गैस का भी उत्पादन होता है, गैस का भी उत्पादन होता है। चलो नेक्स्ट देखो। अब आ जाइए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं बाबू रे? जिसको मैट्रिक अब इंटर करना होता था, ये जो की करता है बच्चा लोग जो मैट्रिक का स्टूडेंट है, जो इंटर का स्टूडेंट है ना, उन लोग के लिए समीकरण का बहुत बड़ा महत्व है, उन लोग के लिए समीकरण का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी स्टेटमेंट या अभिक्रिया लिखना है तो उसको समीकरण के माध्यम से दिखाना होता है, ठीक है? तो इस समीकरण है क्या? किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी अभिक्रिया को एक सूत्र के द्वारा प्रकट कर देना, सूत्र के रूप में दर्शा देना, सूत्र के रूप में लिख देना, यही क्या है? समीकरण है। देखिए जैसे हम बोल दिए ना कि बाबू रे
हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिला तो पीने वाला पानी बन गया। अभिक्रिया तो हम बोल दिए उसको लिखना है सूत्र में, तो कैसे लिखेंगे? H2 प्लस O2 बराबर H2O। बैलेंस कर लेना, समीकरण को बैलेंस करना अपने से है। तो देखो H2 प्लस O2 बराबर H2O जो लिखे, यही तो आपका क्या हो गया? सूत्र हो गया, समीकरण हो गया। देखिए यहां पर लिखे हैं H2 प्लस O2 बराबर H2O। हमने जो अभिक्रिया के नाम बोले थे उसको दर्शा दिए तो समीकरण हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाला ही क्या होता है? सूत्र होता है। पूरे अभिक्रिया को दर्शाने वाला, अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, क्या नया, कौन सा नया पदार्थ बना, इस सब को दर्शाता है कौन? समीकरण। कौन दर्शाता है? कौन समीकरण? रासायनिक समीकरण। अभी जो समीकरण होता है, जो फॉर्मूला लिखाता है, दो प्रकार के होता है बेटा। एक होता है संतुलित समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। एक होता है संतुलित समीकरण, दूसरा होता है, इधर हो गया। अब ये समझो कि संतुलित समीकरण बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इधर हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इधर हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये समझना है कि भाई संतुलित समीकरण बैलेंस इक्वेशन कहते किसको है? तो ध्यान दो, यहां पर बराबर का चिन्ह है। एक्चुअली में केमिस्ट्री में बराबर का जो चिन्ह होता है एरो से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? एरो से। लेकिन यहां पर बराबर दे दिए हैं। ध्यान दो, संतुलित किसको कहते हैं? बराबर के दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर द्रव्यमान बराबर हो जाए या परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो उसको संतुलित कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित कहते हैं। कब कब? जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए या परमाणु द्रव्यमान या भार क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब कहेंगे संतुलित। अब बराबर नहीं हुआ तो असंतुलित। अब एक उदाहरण से आपको समझा रहे, देखिए ये आपका मेन चाइन हो गया, बराबर चिन्ह यहां हो गया, ये लेफ्ट, ये हो गया राइट साइड, है ना, आई हो गया लेफ्ट साइड। बताओ लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कै गो है? दो गो। ई पट्टी कै गो है? दो गो है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ई पट्टी ऑक्सीजन कै गो है? दो गो। यहाँ कै गो है? अरे बाप रे बाप, ई पट्टी ऑक्सीजन दो गो, ई पट्टी कै गो है? एगो। इसका मतलब कि बैलेंस नहीं है, इक्वेशन पूरा बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? बैलेंस करने के लिए हम लोग देखो क्या करना होगा। यहाँ दो एगो है, चाहिए कैगो? दो गो ना। यहाँ कैगो है? दो गो। ई पट्टी कैगो चाहिए? दो गो। तो दो यहाँ लगाना होगा, दो लगाना होगा। यहाँ पर O2 नहीं लिखाएगा, यहाँ पर दो नहीं लिखिएगा, समझ गए? लिखने का तरीका होता है, समझाएंगे आगे हम। जब फार्मूला में 2 3 4 कुछ भी लगाना होता है फार्मूला लिखने के बाद, तो हम लोग आगे लगाते हैं। जल का फार्मूला H2O है कि नहीं है? H2O जल का फार्मूला कंप्लीट फार्मूला है। तो इसमें 2 3 4 कुछ भी लगाना रहे तो हमेशा कहाँ लगाओगे? आगे। तो H2O में 2 आगे लगा दिए तो ऑक्सीजन 2 तो हो गया, 2 से गुना हुआ 2 हो गया ना। लेकिन गड़बड़ हुआ, हाइड्रोजन 4 हो गया। देख लो, तो देखो ऑक्सीजनवा के बैलेंस करे के चक्कर में हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो कोई बात नहीं, यहां भी 2 से गुना कर देंगे, गुना कर दिए ना। अब चेक कर लो कि यहाँ 2H2O 4 गो हाइड्रोजन, ई पट्टी भी कै गो हाइड्रोजन? 4 गो। ई पट्टी कै गो ऑक्सीजन? ई पट्टी कै गो? 2 बराबर हो गया है। चलो अब यहां देखो, इस बेचारे के पास देखो, बताओ ई पट्टी सोडियम कै गो? यहां भी एगो, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। क्लोरीन कै गो? यहाँ कै गो? क्लोरीन बैलेंस है।
नहीं, तो यहाँ क्या लगाना होगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 को क्लोरीन हो गया या क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन गड़बड़ है कि सोडियम 2 हो गया, तो भाई 2 यहां लगा दे, हो गया बैलेंस ना। तो इस प्रकार से ई पट्टी जो समीकरण था, ये बैलेंस समीकरण, संतुलित समीकरण बोल देंगे हम लोग। ई पट्टी क्या हुआ? असंतुलित हो गया, अनबैलेंस है। तो समीकरण बैलेंस करने के लिए क्लास 8, 9, 10 में आप लोग बढ़िया से पढ़ोगे या पढ़े हैं। तो असंतुलित समीकरण को याद रखना, इसको हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? कंकाली मतलब खाली ढांचा है। कंकाल किसको बोलते हैं? बॉडी के ढांचा को। तो ये ढांचा है, अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर समीकरण ऐसे लिख दिया, कहीं लिख दिए हो, तो गलती भी नहीं है, कोई गलती भी नहीं काटेगा। ये सिर्फ दिखा रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, जल बनेगा, लेकिन बैलेंस नहीं खाली किया है। तो बैलेंस कर दीजिए आप, ठीक ना। तो बैलेंस कहाँ करेंगे? क्योंकि ऊपर हेडिंग कौन सी बाबू? असंतुलित, इसको बैलेंस नहीं करेंगे। ई पट्टी बैलेंस किए ना इसको हम लोग, ये हो गया बैलेंस, ई पट्टी हो गया अनबैलेंस। जब किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया, परमाणु द्रव्यमान बराबर हो गया, तो समझ लो समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो आगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आ गए हम लोग। किसमें आ गए? प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं से बात यहां होगा। देखिए, सबसे पहले क्या बात हो रही है? कौन रिएक्शन? होमोजीनियस, होमोजीनस या जीनियस, होमोजीनियस समीकरण रिएक्शन। और दूसरा हो गया हेटेरोजीनस। कौन हो गया? हेटेरो। एक है होमो, एक है हेटेरो। यहाँ जो होमो शब्द है, इसका मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। और ये हेटेरो जो लग गया, इसका मतलब होता है अलग, मतलब भिन्न, अलग अलग। क्या हो गया? अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो इसको बोलेंगे समांग अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? समांग बोलते हैं, समांग अभिक्रिया। इसको बोलेंगे हम लोग विषमांग। क्या बोलेंगे? विषमांग अभिक्रिया। तो होमोजीनस रिएक्शन समांग अभिक्रिया, और ये हो गया हेटेरोजीनस विषमांग। विषमांग मीन्स डिफरेंट वाला, विषमांग मीन्स हो गया। अब देखो बेटा, समांग किसको कहेंगे और विषमांग किसको कहेंगे? अच्छा बताओ, बताए थे भी कि एक पार्टी वाला क्या बोलते हैं? लेट बोलते हैं कि रिएक्टेंट बोलते हैं? रिएक्टेंट। आई पार्टी वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दूध होवे करता है। ये दोनों में अगर सब एक समान अवस्था वाला रहे, सोलिड तो सोलिड, लिक्विड तो लिक्विड, गैस तो गैस, अगर सब समान अवस्था में रहे, तब समांग बोलेंगे। अवस्था डिफरेंट हुआ तो उसको विषमांग बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? देख लो यहां गौर से, नाइट्रोजन कौची बाबू? ये ऑक्सीजन क्या है? आज NO बना, क्या हो गया? गैस। तो देखो तो सब एक समान है ना जी। तो ये हो गया होमो। क्या हो गया? होमो। यहां भी देखो, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन और HO जो बना, क्या? गैस। H2O नहीं है, HO है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी क्या हो गया? गैस। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि होमो हो गया। क्या हो गया? होमो। अब हेटेरो देखो, H2 क्या है? क्या है? ऑक्सीजन, और बन गया HO नहीं, H2O बन गया। तो क्या बन गया? लिक्विड। तो क्या सब अवस्था सेम है? नहीं ना, इधर गैस और क्या लिक्विड हो गया। यहाँ देखो, जिंक, ऑक्सीजन, आई क्या बताओ, तीनों का अवस्था सेम है। तो अवस्था तीनों जोन जोन यूज हो रहा है ओकरा में, अवस्था सेम नहीं रहेगा, तो आप उसको बोलिएगा हेटेरो,
अवस्था सबका सेम रहेगा तो क्या बोलिएगा, होमो। चलो अगला देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब फिर क्या है, डीकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। कॉम्बिनेशन क्या नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, जो विद्यार्थी हिंदी के हैं उसको हिंदी लिखना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी समझ में उसको आवेगा नहीं बेचारा को। लेकिन पता है, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार बोर्ड के बच्चा और सीबीएसई के बच्चा में अंग्रेजी बरियार किसका होता है, क्या जवाब दो, बोलो। अंग्रेजी बरियार होगा। देखो कोई कह रहा है बिहार बोर्ड का अंग्रेजी बरियार होता है, तुम बताओ। राइट। ये कह रहा है कि सीबीएसई के बच्चा का अंग्रेजी क्या होता है, बरियार होता है। तुम बोलो, सीबीएसई का है, आप लोग बोलोगे किसका, बैठ जाओ, नहीं तब तुमको पता नहीं है। सीबीएसई के स्टूडेंट में और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में, ध्यान देना, सीबीएसई के स्टूडेंट में और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में इंग्लिश बरियार होता है बिहार बोर्ड का। किसका होता है, बिहार बोर्ड का। पता है क्यों, सीबीएसई वाला केवल अंग्रेजी को ही अंग्रेजी लिखता है, बैट मीन्स बाला कैट मीन्स बिल लिखता है। लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे नाम को भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देता है। नाम है ना किसी का, तो उसको भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देगा। जैसे किसी का नाम है चड्डा लाल, क्या नाम है, चड्डा लाल, तो चड्डा का अंग्रेजी कर देगा अंडर, अंडरवियर, है ना। और लाल का कर देगा रेड, अंडरवियर रेड नाम इनका है, अंडरवियर रेड कर देगा। सोच लो, ये है बिहार बोर्ड के अंग्रेजी का विधाता। और लोग कहता है बिहार बोर्ड का अंग्रेजी कमजोर है। इतना प्रयास इसका इंग्लिश है कि नाम को भी अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देता है, समझा है ना। यानी किसी का पिताजी का नाम था सुंदर लाल चड्डा, क्या नाम था, हाँ। तो उससे मास्टर साहब पूछे, बाबू रे पिताजी का नाम अंग्रेजी में बताओ क्या नाम है। तब बिहार बोर्ड कह रहा है कि ब्यूटीफुल अंडरवियर रेड, ब्यूटीफुल अंडरवियर रेड। बताओ कितना मजबूत अंग्रेजी है कि अपने बाप के नाम को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ये है बिहार बोर्ड का इंग्लिश। किसका इंग्लिश, बिहार बोर्ड का। तो याद रखना, बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वीडियो देख रहे हैं, कोई कहे कि इंग्लिश कमजोर है, इस बात को जवाब दे देना, समझ गया। नेक्स्ट देखो आगे, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दो, संयोजन मीन्स जुटना। क्या होता है, जुटना, संयोग करना, जुट जाना, समझ ले बाबू। देखिए सोडियम और क्लोरीन जब मिला तो मिल करके क्या बना दिया, NaCl। जुट गया कि टूट गया, जुट गया, तो कॉम्बिनेशन हुआ। क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब ये दोनों मिला तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। बताओ जूटा कि टूटा, तो कौन अभिक्रिया देखो क्या अंग्रेजी है, कह रहा है कॉम्बिनेशन मिसाइल, कॉम्बिनेशन मिसाइल। ये अंकित राज त्रिपाठी, सॉरी आतिश राज है ना, अंकित आतिश से। बताओ तो ये कह रहा है कॉम्बिनेशन मिसाइल, अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं। चलो दूसरा है बाबू डीकम्पोजिशन, या इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन दोनों एक ही नाम है। एक का नाम है, या इसको हिंदी में चाहोगे तो लिख लो, हिंदी में इसको बोलेंगे वियोजन। क्या बोलेंगे इसको, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, कौन अभिक्रिया, हो गया ना। तो ये हो गया
डिकम्पोजिशन वियोजन, वियोजन मतलब टूट जाना, वियोजन मीन्स टूटना। इसमें बेटा जुटता नहीं है, टूटता है। जुटता नहीं, क्या होता है? टूटता है। देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हम लोग हीट कर दिए, गर्म कर दिए, तो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और सी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। समझ गया? यहां पर जुट रहा था, यहां पर टूट रहा है, यहां दो को मिलके एक बना रहा है। समझ गया? कॉम्बिनेशन में दो गो, तीन गो, चार गो, जय को मिला दो, सब मिला के कॉम्बिनेशन में एक बनता है। और डीकम्पोजिशन में एक गो से दो गो, चार गो, जय को बन जाए, तो यहां दूग बन रहा है। पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट को हीट किए तो बन जाएगा पोटासियम क्लोराइड KCl और O2 निकल गया। क्लियर हो गया? तो जुटता है तो कंपोजिशन, और टूटता है तो डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन जो टूटने की प्रक्रिया है होता है, देखो, थर्मल डिसोसिएशन, फोटो डिसोसिएशन और इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। मतलब वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की, वियोजन अभिक्रिया टूटने वाला कै प्रकार के? तीन प्रकार के। एक हुआ थर्मल, मतलब वो हीट से तोड़ेगा, फोटो, फोटो मतलब लाइट से तोड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत से तोड़ेगा। क्लियर हो गया? यहां उदाहरण जो दोनों दिए थे, दोनों हीट देने वाला है। बताओ, दोनों इसको भी हीट दिए तब टूटा, हीट दिए तब टूटा, तो ये तीनों में किस में आएगा? थर्मल में कि फोटो में कि इलेक्ट्रिकल में? थर्मल में आएगा। ये तीनों को जरा अलग से देख लो विस्तार से, पैर पसार के, है ना। डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन, है ना, तीन प्रकार के। पहला कौन बेटा? पहला हो गया थर्मल रिएक्शन, सॉरी, थर्मल डिसोसिएशन। दूसरा हो गया फोटो डिसोसिएशन, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। क्लियर हो गया? पहला बोलो थर्मल, दूसरा, तीसरा। ई वाला जो हो गया बेटा उष्मीय हो गया। क्या हो गया? उष्मीय, मतलब किससे टूटेगा? उष्मा से। और ई हो गया प्रकाशीय। क्या हो गया? प्रकाशीय, मतलब किससे टूटेगा? प्रकाशीय, प्रकाश से। और ये हो गया इलेक्ट्रिकल, मतलब विद्युतीय। क्या हो गया? इसको बोलेंगे विद्युतीय, इसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। ये कौन वियोजन? प्रकाशीय वियोजन। ये कौन वियोजन? विद्युतीय वियोजन। हो गया तीन प्रकार के। इसमें क्या पड़ेगा? हीट। इसमें क्या पड़ेगा? लाइट। इसमें क्या पड़ेगा? जानते हो, किसी भी एग्जाम, चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, किसी भी एग्जाम में जो ये सब अभिक्रिया दे रहे हैं ना, रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत कारगर है। एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे इसमें डाल दिए हैं। कौन कौन? प्रीवियस ईयर, पीछे पूछे गए क्वेश्चन, और एनसीईआरटी, सब को मिलाकर बनाए हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन की तैयारी करो चाहे बोर्ड की तैयारी करो, सब लोग के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में तो ये चैप्टर बना हुआ है, अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। देखो, अभी पीछे पढ़े हम लोग कि कैल्शियम कार्बोनेट में आप हीट दोगे तो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ देखो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे, जब हीट करेंगे, यहाँ हीट करेंगे तो यह टूट जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और जल बना देगा। देखो क्या है? पीबी, लेड नाइट्रेट, यहाँ भी हीट करेंगे तो बन जाएगा, लीड का ऑक्साइड बना देगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। फेरस सल्फेट, आयरन का सल्फेट, यहाँ पे हीट करोगे टूट जाएगा, कोची में Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा और ये SO2 SO3 बना देगा। मतलब इस सब जो टूटते हुआ संकरण दे रहे हैं आपको हीट से टूटने वाला है।
एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मीय वियोजन लागू कर रहा है, किसमें ऊष्मीय वियोजन लागू हो रहा है, और 4 ऑप्शन देगा, पकड़ना होगा। या इक्वेशन दे देगा, बोल देगा इसमें कौन सा वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ऊष्मीय वाला कि प्रकाश वाला है कि विद्युतीय वाला। तो याद रखना होगा, इस सब जब भी टूटेगा तो हीट से, किससे, हीट से टूटेगा। किससे टूटेगा, हीट मतलब ठंडा करना ना, हाँ गर्म करना। अरे ना भाई 25 में डिप्रेशन चेंज हो गया दिसंबर महीना में। हीट मीन्स क्या, ठंडा करना। हाँ ठीक है। अब देखो फोटो से, सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl पर जब लाइट पड़ती है तो वह जो है सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग, दोनों अलग अलग हो जाता है। लाइट पड़ता है तब दोनों विघटित हो गया, टूट गया, तो हो गया आपका फोटो डिसोसिएशन। क्लियर हो गया, प्रकाशीय वियोजन। यहां पर देखो, जब जल को तोड़ना रहेगा, जल को गर्म करते हो ना बाबू, तो भाप बनता है, न कि हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। याद रखना, जल को गर्म करने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होता है, बल्कि वो भाप बन जाता है। अगर उसको अलग अलग करना होगा तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया अपनाना होगा। कौन प्रक्रिया, इलेक्ट्रो डिसोसिएशन, मतलब विद्युत वियोजन, जिसको बोलेंगे विद्युत अपघटन प्रक्रिया। विद्युत अपघटन, वियोजन मीन्स टूटना, अपघटन मीन्स भी टूटना, अपघटन मीन्स भी टूटना। देखो वियोजन, वियोजन मतलब ही क्या होता है, टूटना, और अपघटन, अपघटन मतलब ही क्या होता है, टूटना होता है। नोट करना है चीज को, समझ गया। वियोजन मीन्स भी टूटना, अपघटन मीन्स भी टूटना। तो जब जल में विद्युत आवेश का प्रवाह कराइएगा, अब घर जाके पानी मिलाने मत देना, डीसी से होता है, एसी से नहीं होगा। जाके घर बाल्टी पानी ले करके और डाल देना लाइन 220 वोल्ट वाला, समझ में आ जाएगा बढ़िया से, है ना। अभी मत डालना तुम लोग, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा पेमेंट स्थिति, है ना। अरे भाई एगो टपक जाओ तो कुछ पैसा कमेगा ना जी, तब हमें करना ही सब। देखो आगे, जब आवेश डालेंगे तब उसमें जो है से हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलो, रिवर्सिबल रिएक्शन, और इधर हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसको बेटा बोलेंगे उत्क्रमणीय, क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, बोलो कसके, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है रिवर्स लगा देना, जब आगे जा रहे हो तो पीछे भी होवे। दैट मीन्स, जैसे देखो दूध से दही बन जाती है, लेकिन वही दही से फिर दूध बनता है, तो बोलेंगे उत्क्रमणीय नहीं है, रिवर्स नहीं हुआ, रिवर्स नहीं हुआ, समझ गया। तो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें रिवर्सिबल होता है, वो रिवर्स करता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस को मिलाइएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। आपको याद नहीं होगा, पीछे देख लीजिएगा स्लाइड में कि कैल्शियम जब दोनों के मिलाए थे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, इसको तोड़े भी थे हम लोग, देख लो, जोड़े भी हैं और तोड़े भी हैं, जुटता भी है और टूटता भी है। मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दोगे, इसको मिला दोगे ना बाबू, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब फिर जब इसको हीट कर दोगे तो फिर से वो टूट भी जाएगा, फिर से वो टूट भी जाएगा, मतलब जुट भी जा रहा है, टूट भी जा रहा है। लेकिन सब में से नहीं होता है, सब में से नहीं होता, कुछ कुछ खास है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा कि ये वाला इक्वेशन में जो है ये टूटता भी है और जुटता भी है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण है, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट
और NaCl जब अभिक्रिया करता है तो बनता है KCl और सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाता है? KCl और सोडियम नाइट्रेट। और फिर जब इसको तोड़ोगे तो फिर ई वाला बन जाएगा, इसको जोड़ के ई वाला बनेगा, इसको तोड़ के ई वाला बनेगा, मतलब रिवर्सिबल है। N2 और H2 मिला करके NH3 अमोनिया बन गया। क्या बन गया? अमोनिया बन गया। अमोनिया को तोड़ोगे तो फिर बन जाएगा N2H2। समझ गया? इस प्रकार से H2 और I2 मतलब हाइड्रोजन आयोडीन को मिलाओगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, और फिर तोड़ोगे तो हाइड्रोजन अलग आयोडीन अलग हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4 से अमोनियम, याद रखना NH3 जब है तो इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलेंगे? या अमोनिया। और NH4 जब होता है तो इसको बोलते हैं अमोनियम, म लग जाएगा। एक हो गया अमोनिया, एक हो गया अमोनियम। NH3 अमोनिया और NH4 अमोनियम, ये 3 है छोटा नाम, ये 4 है बड़ा नाम। कंफ्यूजन दूर करो। अमोनिया छोटा नाम है ना, अमोनिया और अमोनिया में छोटा नाम कौन है? अमोनिया। तो 3 लेना, अमोनियम को 4 ले लेना। तो अमोनियम क्लोराइड टूट करके NH3 क्या बना बताओ? ये NH3 का नाम बताओ। अमोनिया। क्या बोलेंगे? और HCl बनेगा, और फिर इन दोनों को मिला दोगे तो फिर से अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। तो ये जितना भी उदाहरण दी बाबू 1 2 3 4 5 को, ये पांचों उदाहरण जो था ना, क्या था? ये रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल है। ये जुट के भी बनेगा और टूट के भी बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन। एक बात और समझना, इसके अलावे हमारे बॉडी में भी रिवर्सिबल एक क्रिया होती है। वो क्या होती समझो पहले। संक्षिप्त में बता रहे, टाइम नहीं है। देखिए, ये मान लो कि लंग्स है। क्या है? लंग्स है। और यहां पर मान लो कि सेल है। क्या है? सेल है। ये लंग्स है, ये सेल है। ए बाबू, तो नाक से हवा कहां जाएगा? ये नोज, मान लो नोज है। क्या है? नोज। नाक है, टाइम कम है। नोज से हवा कहां गया? लंग्स में। तो लंग्स से में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन Hb मिल करके कहा जाएगा? सेल में। कहा गया? सेल में। तो यहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मिल करके, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल करके बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना दिया? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके कहां चला गया? सेल में। और जब होने से वापस आवेगा तो एने से ये CO2 को Hb अपने साथ जोड़ लेगा। कल चल बैठ, है ना। समझ लो कि Hb जो हीमोग्लोबिन है ना, समझ के ट्रैक्टर है, गाड़ी है। एने से ऑक्सीजन को बैठा के ले गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके, और ओने से CO2 के बैठा के ले आकर के कहा ले आवेगा? फेफड़ा में लेके चला आवेगा। तो क्या देख रहे? हीमोग्लोबिन कभी इसके साथ था, फिर यहां रिलेशन तोड़ दिया, फिर यहां बनाया, फिर यहां रिलेशन तोड़ दिया। दैट मीन्स क्या? रिवर्सेबल है, बार बार क्रिया हो रही है। क्लियर हो गया? फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और सेल तक जाता है। और सेल से लौटते समय, जब सांस छोड़ते हैं जिस समय, लौटते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेके आता है कौन? हीमोग्लोबिन। और मिल करके बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी क्या बनावेगा? अब फेफड़ा में ले आके और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, जो बेटा बाहर चल जाओ तू, है ना। ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ यहां ले जाएगा, वो CO2 पकड़ के यहां ले आएगा, यही काम करेगा।
लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर CO2 के जगह पर बेटा कहीं CO हो गया, डेंजरस। अगर क्या हो गया, CO मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कच्चा धुआं होता है, जब आपके घर में आग नहीं पकड़ रही बढ़िया, चूल्हा बुला में जब कोई आग लहक नहीं रहा है बढ़िया से, खूब धुआं रहा है, तो जो उजला कलर के धुआं निकलता हुआ है मोनो, क्या है, मोनो। अगर ई बेटा चिपक गलो HB जोरे, एकरा जोरे हीमोग्लोबिन से चिपक गया तो जल्दी हटेगा नहीं, चिपकले रहेगा गीला मट्टी की तरह। बेचारा ये बैठा लिया कि चल बाबू तोरे लिए चल ने, समझ गया, अब लटक जाएगा, हटबे नहीं करेगा। देहात में कैसे ट्रैक्टर वापट लेकर लटकल रहता है ना, ड्राइवर माना करेगा भक्त, नहीं वो लटक के चढ़ जाएगा ना, फिर ऐसे लटक के ऐसे वैसे बैठा रहता लुका लुका के, समझ गया। आज जबकि ट्रैक्टर पर लिखा हुआ है लटकला बेटा तो गिला बेटा, लेकिन यू मानता नहीं है लोग। समझिए बेटा, देखो तो ऑक्सीजन ले जाएगा तो आराम से यहाँ टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। CO2 को लेके आएगा तो लंग्स के पास आकर के CO2 आराम से अलग हो जाता है। लेकिन संजोग से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुट करके अब अगर यहां से यहाँ जाल चाहा तो यहाँ जाके कहते कि पकड़ लो, तुम्हारे ऐसे बाहरी गड़ी कितना हीमोग्लोबिन के न छोड़ो, ना न छोड़ो तो पकड़ लेगा पूरा कस के दम, समझ गया। दैट मीन्स हीमोग्लोबिन इंगेज हो जाएगा किसके साथ, CO के साथ, तो आपके बॉडी में फिर ऑक्सीजन आगे के ले जाएगा, को ले जाएगा, तब आपके लंग्स में सेल में ऑक्सीजन की कमी होगी, तब आप छटपटाना शुरू करेंगे। याद है जब घर में उस तरह का धुआं होता है तो 2 मिनट में बुलबुल रूम से निकलता है, सब याद है ना, है कि नहीं, जहां से धुआं हुआ सब बुलबुल निकलेगा, क्योंकि सबके घुटन होने लगता है पूरा, समझ रहे हो ना। आगे देखो, अब इरिवर्सिबल मतलब पुनः नहीं होगा। अगर इन्हें से ई मिल गया और ई मिल गया, क्या बन गया जी, जल, क्या बन गया, ए बाबू अपघटन क्रिया कराओगे तबे वापस आएगा, ऐसे जनरल में वापस नहीं आएगा। ये सब हो गया इरिवर्सिबल, मतलब पुनः वापस नहीं होगा। सोडियम क्लोरीन मिलकर क्या बनाया, NaCl, लेकिन फिर टूट करके दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, जुट के बन जाएगा लेकिन टूट करके सोडियम क्लोरीन फिर नहीं बनेगा। दैट मीन्स क्या है, इरिवर्सिबल। फिर हमारे इसके बाद भी इरिवर्सिबल का कुछ उदाहरण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, मेकिंग कर्ड, दही का बनना, दही बनना, दही बनना कौन होगा, रिवर्सेबल की रिवर्सेबल, रिवर्सेबल। एक बार दही बन गया फिर दूध सप्ताह में एक दिन, कभी नहीं, होली में, दशहरा में, कहनों ने बनेगा, है ना कृष्ण जी, दही से दूध कभी भी नहीं बनेगा, कुछ लोग बना देगा। आगे बेकिंग, बेकिंग अ केक, केक बन गया तो दोबारा वैसे नहीं होगा, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर एक बार आयरन पर जंग लग गया तो जो जंग प्राप्त हुआ फिर लोहा नहीं बन सकता है। आगे कुकिंग एन एग, एग को जब भून, एग बस मतलब अंडा, है ना, ठंडा अंडा खूब खाना, अगर जो अंडा भुजा गया, सींच गया, वो वापस फिर अंडा बनेगा बेचारा, नहीं बनेगा। जो मछली छना गया वो फिर दोबारा वैसे बनेगा, संभव नहीं है। मेकिंग विनेगर, अगर विनेगर बना दिए हैं, विनेगर मतलब समझता कुछ होता है, हाँ देखो कह रहे नींबू का रस, एक गधा कहीं का विनेगर मतलब नींबू का रस नहीं होता है, एप्पल का रस, अंगूर का रस, गन्ना का रस, संतरा का रस, ये सब कोई चीज के रस के निकाल करके आप प्रिजर्वेटिव कर देते हैं, संरक्षित कर देते हैं, तो हो गया विनेगर। क्या हो गया, विनेगर। विनेगर जनरली स्वाद में खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा। चाट उट घर में बनाइएगा तो विनेगर का प्रयोग करिए, डाल दीजिए, टेस्टी हो जाएगा, समझ गया। क्या है, डाइजेशन इन बॉडी, बॉडी में पाचन। एक बार तुम कोई खाना खा लिया, लिट्टी चोखा पीठा पीठी कुछ खा लिया, तो अगर पच जाएगा तो फिर पीठा निकलेगा, है पीछे से,
गधा कहीं का। खाना खाने के बाद 3 नंबर वैसा निकलता कि लगभग न करता तू खा पहले, लगता है कितनो पीठा खा लो, कितनो काजू किशमिश खा लो, जब सुबह पर निकलता तो लगता है काजू की पीस रहा है, लगता है बाबू एकदम एक रंग हो जाएगा पियर पियर, है ना। लेकिन एक बात था, जाड़ा के दिन में भी साग चल रहा है किसान के यहाँ से, देहात में साग चल रहा है, साग ढेर माने खा ले, सवेरे लगता कि साग निकली थे, हाँ महंगे रहेगा। लेकिन बाकी चीज में केला तो खा लो, सेव खा लो, इस सब में उसका पता नहीं चलेगा सुबह वही बेचा रहा है, समझ गया। डाइजेशन अगर एक बार हो जाता है तो पुनः रिकवरी नहीं होता है ना। अब बच्चा की तरह मत करना कि बच्चा लोग जानते, छोटा बच्चा होता है ना साल भर, साल भर 1.5 साल का, वो क्या करेगा, चना खा लिया, तो छोटा बच्चा जेकर दांत नहीं, चना चना तो चिबाया नहीं, तो 100 से खा गया, तो 100 से चना होकर पेट में पचेगा नहीं, डाइजेशन होबे नहीं किया, सवेरे लेटरिन करेगा तो फिर चने निकल जाएगा, अब फिर उसको उठा के मार देगा। हाँ रे, छोटकर बचपन ना फिर उठा के मार दे है, चना चुन चुन के आतिश मारा है ना उसने। सुनो, तो जानते हो क्या होता है उस कंडीशन में, वो चना वापस क्यों आ गया, क्योंकि उस बच्चा ने पीस नहीं पाया था उसको, चना को चिबाया नहीं, चना पचा ही नहीं। अगर डाइजेशन हो जाता तो भी चना का हुलिया टाइट हो जाता, सवेरे चना नहीं चननी बनकर निकलता बेचारा, है ना। आगे देखो क्या है, कंब्यूशन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स मींस ईंधन, लकड़ी कोयला ज्वलनशील पदार्थ, तो जो कंब्यूशन मींस जलना, जो ईंधन एक बार जल जाए दोबारा कभी आएगा, है ना। आप लोग समझदार बच्चे हैं। रिस्पायरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग में जिंदा जीव में जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये भाई मरला पर तो श्वसन होवे नहीं करता है, इसे जिंदा लिख दी है। श्वसन की जो क्रिया है ये भी जो है ना रिवर्सेबल नहीं इरिवर्सेबल है कि नहीं। नेक्स्ट चलो, अब अगला क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो बेटा याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक और उल्टा होता है इंडोथर्मिक। स्लाइड पर जगह नहीं था इसलिए इसके पीछे में कराएंगे, ध्यान देना। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ये हो गया ऊष्मा, क्या हुआ, ऊष्मा क्षेपी, क्या इसको बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा का ई अवक्षेप करता है, ऊष्मा देता है, ऊष्मा देता है, ऊष्मा, बताओ जब रिएक्शन होगा तो ऊष्मा देगा, तो जब ऊष्मा देगा तो अब आसपास में गर्मी करे ठंडा करेगा, गर्मी करेगा ना। अब मान लो कि पेन है, अब ये हीट देना शुरू करे तो ये ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, तो ये जब रिएक्शन होगा ना तो वहां गर्मी लगे लगेगा, क्या लगेगा, गर्मी लगेगा, हीट पैदा हो जाएगा, किसमें, एक्सोथर्मिक में, इसमें। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आसपास की अपेक्षा गर्म होगा, क्या होगा, गर्म होगा। देखिए लिखा हुआ है हॉटर देन सराउंडिंग, हॉटर देन सराउंडिंग, आसपास की अपेक्षा ही क्या हुआ, गर्म होगा। अभी हीट दे रहा है तो एने ओने चारों बगल के अपेक्षा ही गर्म रहेगा ना, बस में हो। अब एक उदाहरण समझो बेटा, कंब्यूशन ऑफ फ्यूल्स, जब फ्यूल्स को जलाओगे तब मेथेन गैस है CH4, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो CO2H2O बना और साथ में क्या पैदा हो रहा है, हीट। तो मेथन गैस को जलाइएगा तो हीट पैदा होवे नहीं करेगा, है तो गर्म करेगा नहीं करेगा। फिर देखो रिस्पायरेशन, जो श्वसन लेते हैं हम लोग, श्वास ले रहे हैं, इसमें भी हीट पैदा हो रहा है, पता है कि नहीं तुम लोग को। सांस ले रहे हो बाबू, इस सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, इससे बॉडी में हीट पैदा हो रहा है, हीट पैदा हो रहा था ना बॉडी गर्म है जी, है। बिक्की के हाथ छू देखो तो गर्म है कि ठंडा है,
गर्म है, पागल है ही। गधा हाथ गर्म रहेगा भी, हाथ ठंडा रहेगा क्योंकि ठंडा का मौसम है। पेट में हाथ लगाओ उसको, यहाँ नीचे से पेट गर्म होगा, समझा? क्योंकि रिएक्शन हमारे बॉडी में जो हो रही है, श्वसन क्रिया जो हो रही है, उसमें हीट निकलती है। देखिए क्या होगा, हम लोग यहाँ ग्लूकोज लिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। बताओ ग्लूकोज कहाँ टूटता है? सेल के कौन सा पार्ट? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहीं से हीट पैदा होता है, सब जगह हीट पैदा होता है, समझा? अब देखो आगे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगा, जल, और क्या मिला, एनर्जी। और एनर्जी मिल गया, ऊर्जा मिला तो गर्म होगा। फिर देखो न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है, बताओ, उदासीनीकरण। एसिड और बेस, एसिड अलग गुण रखता है, बेस अलग गुण रखता है, और दोनों को जब मिला दिया तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, दोनों एक दूसरे गुण खा जाएगा। 1 लीटर एसिड, अब उसी हिसाब से क्षार उसमें डाल दो, एसिड क्षार वाला गुण को खा जाएगा और क्षार अम्ल वाले गुण को खा जाएगा, और दोनों चुप होकर बैठ जाएगा न्यूट्रल होकर के। ना ओकरा में एसिड का गुण रहेगा ना बेस का गुण रहेगा, दोनों ताली बजा के बैठ करके ऐसे ऐसे। समझ गया? न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस का मिलना। देखो यहाँ HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH बेस है, क्षार है। जब मिलेगा तो बना देगा सोडियम क्लोराइड H2O जल, और साथ में क्या देगा, हीट। क्या देगा, हीट देगा। जाए घरे तुम लोग एसिड में कोई भी क्षार पदार्थ डालना, साबुन को, सोडा को या बेकिंग सोडा डालोगे ना, पूरा फपकेगा, हीट दे गर्म हो जाएगा। अगला देखो रस्टिंग ऑफ आयरन। जब रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब हुआ कि जब लोहा में जंग लगेगा तो वहां भी क्या देगा, हीट देगा। इस सब हीट रिलीज करने वाला है, इसीलिए उदाहरण है एक्सोथर्मिक का। किसका उदाहरण है? इसके अलावे न्यूक्लियर फ्यूजन इन रिएक्टर। पता है कि भारत में चाहे विश्व में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन पानी से भी होता है, कोयला जला के भी होता है, और कहीं पर जो है से यूरेनियम वगैरह को जला तोड़ करके होता है, यूरेनियम तोड़ करके। तो यूरेनियम पदार्थ को जब उसमें नाभिकीय विघटन करवाइएगा, 10th पढ़ना है, नाभिकीय विघटन करवाइएगा तो वहां भी हीट पैदा होगा, और तानी मानी नहीं, बहुत ज्यादा हीट पैदा होता है। समझ गया? फिर क्या है, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन का मतलब हुआ लोहा की जंग एल्युमिनियम के मिला दोगे तो लोहा अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना देगा, और साथ में क्या पैदा होगा, हीट पैदा हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है डिसॉल्विंग डिटर्जेंट इन वाटर। डिटर्जेंट मतलब सर्फ होता है, सर्फ जो होता है ना कपड़ा साफ करने वाला, उसको पानी में डालो गर्म होगा, लेकिन पता नहीं चलता है। तो एक काम करो, यहाँ थैली पर पानी लेके इसे 1 चम्मच सर्फ डाल के देखना, चलाओगे तो थैलिया गर्म हो जाता है। हाँ, थैली गर्म हो गया, इसका मतलब कौन रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन रिएक्शन? अब ठीक इसका उल्टा देख लो, अगला कौन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन रिएक्शन? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा बाबू इंडोथर्मिक में? डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर। जब साल्ट को वाटर में डालोगे तब इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, उष्मा अवशोषी। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी का मतलब उष्मा सोखता है, अगल बगल से हीट ले करके और उसमें के खा जाएगा, चिबा जाएगा गजरा मुरी की तरह। तो बताओ ये पेन, अगर एक पेनवा में जो हीट पहले से है, मान लो कुछ हीट है, और ये पूरा हीट अपने आप खा जाए, खत्म कर दे, ये ठंडा होगा कि नहीं होगा? तो वही लिखा हुआ यहाँ पर, कूलर देन सराउंडिंग। अगर इंडोथर्मिक घटना होगा, रिएक्शन होगा, तो आस पास से ही क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। 100 में गर्मी और इंडो में ठंडा। चीनी घोरोगे
पानी में तो पानी का तापमान पहले से कम जाएगा, ठंडा होगा, इसलिए गर्मी के दिन में लोग शरबत का प्रयोग करता है। आगे देखो, डिसॉल्विंग शुगर शरबत वाला, वाटर एवोपरेशन, अगर पानी का वाष्पन कहीं हो रहा है, पानी का वाष्पन अगर हो रहा है तो वहां भी हीट सोख रहा है। एक बात बोले, जितना अभी घर जाना अब पंखा चला करके बैठ जाना, जितना ठंडा भी लगेगा उससे ज्यादा ठंडा कब लगेगा, जब नहा करके पंखा चलाओगे तब। गर्मी के दिन में पसीना अगर आपको चल रहा है, पसीना चल रहा है, उसके बाद पंखा चालू कीजिए, मजा ही कुछ और आएगा, एकदम कनकन लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि समझो, ये हाथ पर जो पानी है पसीना वाला, या मान लो पानी है, तो जब हवा चलेगा तो इस पानी का वाष्पन होगा। क्या होगा? वाष्पन। तो बाबू पानी वाष्पित होने के लिए हीट कहां से ले लेगा? हीट बॉडी से मत लेगा। अरे बॉडी पर पानी लगा हुआ है, तो ये पानी जब सूखेगा हवा से तो ये हीट कहां से लेगा? बॉडी में से हीट खींचेगा। तो पानी जब वाष्पित होगी तो ये बॉडी से हीट खींचेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम जाएगा। समझ गया? इसीलिए गर्मी के दिन में पसीना चले ना, उस पर पंखा चलाओ, लगता है कि स्वर्ग में जा रहे हैं। समझा? चलो नेक्स्ट, अगला क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब पिघलेगा तो वो हीट खींचेगा, हीट नहीं खींचेगा? हीट खींचेगा तब ना पिघलेगा बाबू। अगला, फोटोसाइंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, आप खुद सोचो कि प्रकाश ले कर करके पेड़ पौधा भोजन बनाता है, तो प्रकाश लिया तो गर्मी लिया कि नहीं लिया? कुछ तो गर्मी लिया ना। नेक्स्ट देखो, डाइजेशन इन बॉडी, अगर हम लोग के बॉडी में खाना पच रहा है ना, खाना पच रहा है तो हीट लेगा। वो क्या लेगा? हीट लेगा। इसीलिए गर्म पानी पी ले, वैसे खाना जल्दी पच जाता है, क्योंकि उसको गर्म पानी से हीट मिल गया, फटाफट पच जाएगा। श्वास लेने से, श्वसन क्रिया से हीट छोड़ता है, याद रखना, श्वसन क्रिया में हीट छूटता है, हीट बढ़ता है, लेकिन डाइजेशन में हीट क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, सब्लिमेशन, उदरपातन। सब्लिमेशन मतलब उदरपातन, अगर कोई चीज को गर्म करिएगा, देखो मान लो कि एगो सॉलिड पदार्थ है, कौन पदार्थ है? तो गर्म करोगे तो बताओ क्या बनेगा? क्या बनता है? और फिर गर्म करोगे तब ना गैस बनेगा जी, बनेगा। गर्म करेंगे लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन सब्लिमेशन का मतलब होता है कि लिक्विड नहीं बने, डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाए? गैस बन जाए। जैसे कपूर, कपूर को आप गर्म कीजिएगा, जलाइएगा, तो उस लिक्विड नहीं बनता है, डायरेक्ट क्या बनता है? गैस बना लेता है। क्लियर हो गया? तो इसे हीट लिया। फिर है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, बताओ लाइमस्टोन कब टूटता है? डिकम्पोजिशन मींस क्या? टूटना। ये कब टूटता है? जब हीट देते हैं। क्या करते हैं? हीट देते हैं, तभी टूटता है। क्लियर हो गया?